So, hello and welcome back to Psycho Professor. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक सवाल जो संबंधित है सीधे आपके एडवांस लेक्चर से। तो अगर आप हमारे एडवांस ग्रुप में ऐड हैं, एडवांस बैच के लेक्चर्स आप देख रहे हैं, तो रिसेंटली अभी हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें हमने बात की थी इसके बारे में, ग्लॉसरी के बारे में। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अगर आपने उन चीज़ों को एक बार प्रॉपरली समझ लिया। ठीक है, बात करते हैं। जब तक ये बात हो रही थी तो जो एडवांस बैच के बच्चे हैं उन्होंने आंसर मालूम कर लिया होगा। प्रश्न पूछता है आपसे, ये जो प्रश्न है ये आया था आपके 2017 नवंबर के पेपर नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, लेकिन क्या होता है, हम कई बार एंग्जाइटी में, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में, पैनिक में कई चीज़ों को हम क्या करते हैं, आती हुई चीज़ों को भी हम डिफिकल्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो हम उन चीज़ों को ईजिली क्लियर आउट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रश्न संवेग आवेशित घटनाओं, है ना, किस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, संवेग आवेशित मतलब इमोशंस की बात हो रही है ना, इमोशन यानी संवेग। संवेग आवेशित घटनाओं की स्मृति से संबंधित है, मतलब यहाँ पे आपका कौन सा टॉपिक आ गया, मेमोरी टॉपिक आ गया, प्लस आपका इमोशन, है ना, यानी कि स्मृति और संवेग के टॉपिक आपके यहाँ पे इस प्रश्न में पूछ लिए गए। तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो कौन सी स्मृति, मतलब कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि स्मृति संबंधित है, कहाँ पे हमको इमोशंस की बातें मिलेंगी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है थैलेमस, ओके, फिर दिया हुआ है आपको अधचेतक, फिर दिया है आपको गलतुंडिका, और डी में आपको दिया हुआ है ललाट खंड। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है केवल ए और बी, या तो थैलेमस और अधचेतक में। ठीक है, फिर आपको दिया है केवल सी, केवल गलतुंडिका में, और थर्ड में दिया है केवल बी और डी यानी अधचेतक और ललाट खंड में, और फोर्थ आपको दिया हुआ है केवल डी यानी कि सिर्फ केवल और केवल ललाट खंड में। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होता तो इस आंसर को आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इस करेक्ट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलतुंडिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एमिगडाला। ठीक है, यहाँ पे हमारे संवेग संबंधी स्मृति की बात होती है। ठीक है, तो आपको ये तो मालूम है कि गलतुंडिका तो कंफर्म है। ठीक है, इसके आप 100% श्योर है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या चेक करना है कि सी के साथ कोई और दिया तो नहीं हुआ है। यहाँ दिया हुआ है केवल डी, तो ये भी कैंसिल आउट। यहाँ दिया है केवल बी और डी, ये भी कैंसिल आउट। और यहाँ दिया हुआ है केवल ए और बी। ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 कैंसिल आउट, और आप आ जाते हैं सीधे सीधे करेक्ट आंसर पे, यानी कि केवल सी, यानी कि किसकी बात हो रही है, केवल आपके गलतुंडिका की बात हो रही है इस प्रश्न में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 11 का, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल सी, यानी संवेग आवेशित घटनाओं की स्मृति से संबंधित कौन है, आपका एमिगडाला है, गलतुंडिका है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की, कि जो विकास है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव के साथ अन्योन्य क्रिया में विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी का फलाफल है। ठीक है, यह अवधारणा निम्नलिखित में से किस उपागम से संबंधित है। यहाँ पे आपको 4 उपागम दिए हुए हैं, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, परिपक्वात्मक या जैविक, और दूसरा दिया हुआ आपको व्यवहार परक। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है ना, जो विकास है, ठीक है, डेवलपमेंट जो है, जो विकास है, ये महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब इसमें आपका एनवायरनमेंट का प्रभाव भी है ना। तो डेवलपमेंट क्या करता है, विकास जो है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव के साथ अन्योन्य क्रिया है, मतलब क्या करता है, ये इंटरेक्शन करता है ना। जिससे क्या होता है, विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी का फलाफल है। आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जो विकास हो रहा है, इसमें किसका साथ है, आपके पर्यावरणीय प्रभाव भी आपको पड़ता है। ओके, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका किसके साथ इंटरेक्शन होगा, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं, व्यवहार परक पूछ रहा है, संज्ञानात्मक पूछ रहा है, मनोगत्यात्मक को किस टाइप का उपागम है ना, उपागम यानी अप्रोच, ये भी हमने कहाँ देखा था, उपागम हमने एडवांस लेक्चर के सेकंड वीडियो में देखा था। ठीक है, उपागम, उसमें हमने देखा था अप्रोच है ना, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो कौन सा उपागम होता है। देन यहाँ आपको दिया है 1 में परिपक्वात्मक, जैविक यानी बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो किसकी अवधारणा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे आप अपने से, बनेगा तो ठीक है, ट्राई करिए, इसको नीचे ट्राई करिए, वरना आगे आने वाली किसी वीडियो में आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम क्या करें, हमारा अधिगम हो किसी चीज के द्वारा, है ना। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे क्या हो, आपकी लर्निंग हो, ताकि आप सीखेंगे और एग्जाम हॉल में गलती करने से बचेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके ABCD जो भी है कमेंट करिए। गलत होगा तो भी आपको मालूम पड़ेगा, सही होगा तो भी आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, इससे आप सीखेंगे, आपकी लर्निंग होगी। गलत होगा तो बल्कि ज्यादा अच्छा है, एग्जाम हॉल में आपको याद आएगा कि हमने उस दिन इस तरह का कमेंट गलत किया था, तो आज हमको वो हेल्पफुल रहा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 ये आता है आपकी यूनिट 3 से या 4 से, मे बी 5 से, है ना, जिसमें आपका क्या पूछते हैं, यूनिट 3 इनका UPSC वालों का है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, आपसे बायोलॉजी पूछता है ना, जैविक रूप से पूछ रहा है। यहाँ पे यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, लिंग गुणसूत्र विसंगति XXY। ठीक है, XXY के बारे में पूछ रहा है। ये थोड़ा सा नया है ना, क्योंकि आप लोग ये सब चीजें पढ़ते नहीं है, फिर भी हम देखेंगे समझेंगे कि परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या विकसित होता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी की बॉडी है, कोई ह्यूमन बॉडी में क्या हो गई है, एक विसंगति हो गई है ना, और वहां पे क्या आ गया है, लिंग गुणसूत्र आ गया है विसंगति XXY। वहां पे क्या आ गया है, XXY आ गया है। के परिणाम स्वरूप अगर मान लीजिए ये गुणसूत्र आ गया है ना, गुणसूत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से क्या विकसित होता है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, क्लीनफेल्टर संलक्षण, दूसरा दिया है डाउन संलक्षण, तीसरा दिया है टर्नर संलक्षण, और चौथा दिया है आपको फेनाइल केटोन्यूरिया। ठीक है, तो ये सब समझते हैं। ये इससे पहले हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी जब बात करती है कि वहां पे मान लीजिए एक बॉय है, ठीक है, और एक गर्ल है, यानी कि एक लड़का है एक लड़की है। तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे इनके पास कौन से क्रोमोसोम होंगे, इनके पास कौन सा गुणसूत्र होगा। चलिए उसको देखते हैं। इनके पास होगा आपका, यहाँ पे आपका होगा, अगर बॉय है, अगर कोई बॉय है या कोई लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे लड़की है, ठीक है, तो इनके पास गुणसूत्र क्या होगा, बॉय के पास हमेशा क्या होगा, XY। ठीक है, और लड़की के पास क्या होगा, हमेशा गर्ल के पास क्या होगा, XX। ठीक है, तो जब भी क्या होता है आपका यहाँ पे, तो हमको मालूम है कि हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर होते हैं ना, 23 पेयर होते हैं हमारे गुणसूत्र के। 22 सिमिलर होते हैं, 23वां जो अलग होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम, वो अलग होता है। तो वहां पे क्या होता है, अगर कोई लड़का होता है मान लीजिए, तो क्या होगा उसका क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या बनेगा, XY बनेगा, और लड़की होती है तो XX बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है वो, लिंग गुणसूत्र में क्या हो गई है, विसंगति हो गई है। ठीक है, और क्या आ गया है, XXY आ गया है। ठीक है, यानी कि क्या आपको यहाँ पे Y दिख रहा है, इस तरह समझिए कि आपको यहाँ पे Y दिख रहा है, नहीं, तो मतलब आपको इसी पॉइंट से क्या क्लियर हो गया कि ये लड़की की बात तो नहीं हो रही है। मतलब ये जो विसंगति हो रही है किसके शरीर में होगी, किसी न किसी लड़के या किसी न किसी बॉय के शरीर में ही होगी। ठीक है, ये आपका XXY। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि जब भी आप देखेंगे XXY, ठीक है, तो ये विसंगति हमेशा किस में होगी, हमेशा मेल्स में होगी। ठीक है, हमेशा बॉय नहीं कहेंगे, हमेशा किस में होगी, मेल्स में होगी। फीमेल्स में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फीमेल्स में आपको कभी भी XXY की विसंगति, ये गुणसूत्र की विसंगति कभी नहीं देखने मिलेगी। केवल और केवल किस में मिलेगी आपको देखने, ये मिलेगी आपको सिर्फ मेल्स में। ठीक है, इस बात को, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम समझ गए कि ये किस में होगी, केवल और केवल मेल्स में होगी। ठीक है, मेल्स में होगी, और इसमें क्या होता है, एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें आपके गुणसूत्र में क्या होते हैं, XXY। ठीक है, अब आप क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं आपके, अपने पुराने वीडियोस में क्या देखा है, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स होते हैं। तो किसी लड़के के पास क्या होने चाहिए थे, XY के जीन्स होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अब उसके पास क्या आ गए हैं, XXY। मतलब कहीं से क्या चीजें आ गई हैं, एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं। और जब एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं तो क्या होता है, बॉडी में डिस्क्रिपेंसी होना स्टार्ट हो जाती है ना, और फिर समस्याएं आना भविष्य में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे अपने बाकी के लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये समझ गया। तो ये था आपका लिंग गुणसूत्र विसंगति XXY। करेक्ट आंसर की बात करें इसके, तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका, ये कौन सा सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये होता है आपका क्लीनफेल्टर संलक्षण। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका क्लीनफेल्टर संलक्षण। मतलब करेक्ट आंसर क्या है, XXY ना, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, संलक्षण यानी सिंड्रोम कहते हैं हम। ठीक है, मतलब XXY हमेशा कहाँ मिलेगा, KS, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर ये लिंग गुणसूत्र विसंगति हो जाती है। ठीक है, किसमें होती है, XXY में। ठीक है, XXY जब भी आपको दिखेगा आप समझ जाएंगे किसी की मेल की बॉडी में विसंगति है ना, किसी के गुणसूत्र में विसंगति है, उसे हम कहेंगे क्लीनफेल्टर संलक्षण। अब आपके दिमाग में
थोड़े से अगर आप एडवांस बच्चे हैं, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए बड़ा सा कि सर अगर मेल्स में ये विसंगति हो रही है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फीमेल्स में भी होगी इस प्रकार की कुछ संगति, ठीक है। तो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो होता है आपका, उसे हम कहते हैं टर्नर संलक्षण, ठीक है। क्या होता है फीमेल्स में, टर्नर संलक्षण होता है, यानी मेल्स में हमको मिलेगा XXY। सवाल फिर से उठता है कि सर अगर आपने फीमेल से बताया है टर्नर संलक्षण, तो मान लीजिए अगर आपके प्रश्न में आएगा कि टर्नर संलक्षण में क्या होता है क्या नहीं होता, तो आप उसको आसानी से बता पाएंगे। ये किसमें होता है, ये होता है केवल और केवल महिलाओं में, ठीक है। तो कल को मान लीजिए आके कोई लड़का है, उसका नाम है ABC, वो बोलेगा मुझे टर्नर संलक्षण है, तो आप कहीं क्या कहेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। किसी भी मेल की बॉडी में, किसी भी पुरुष की बॉडी में ये संलक्षण कभी भी नहीं हो सकता। ये केवल किसकी बॉडी में होगा, ये होगा किसी न किसी महिला की बॉडी में ही होगा। अब देखिए महिला की बॉडी में क्या क्रोमोसोम होते हैं, हमको मालूम है XX, ठीक है। ये हम अपनी माता से XX XY जब फ्यूजन होता है तो फिर क्या मिलते हैं हमें, है ना। फिर लड़का लड़की होगी तो ये होगा, लड़का होगा तो ये होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात करें कि महिला में हमेशा हमको क्या मिलेंगे, यहाँ हमको मिलेंगे XX के क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होता है, टर्नर संलक्षण हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, कोई महिला जो होगी उसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम मिलेगा, है ना, बाकी एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइडियली क्या होना चाहिए, किसी भी महिला में क्या गुणसूत्र होना चाहिए, XX, ठीक है। लेकिन अगर किसी को टर्नर संलक्षण है, किसी को टर्नर सिंड्रोम है, तो वहां पे क्या होगा, उस महिला के गुणसूत्र में क्या होगा, केवल X होगा, ठीक है, केवल X होगा। यहाँ ये वाला जो X होना चाहिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला X नहीं मिलेगा हमको, उसकी जगह पे हमको जीरो कह सकते हैं या नुल कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर हमको गुणसूत्र मिल रहा है, इस प्रकार की अगर हमको विसंगति देखने को मिल रही है, तो वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी हमको टर्नर संलक्षण में, ठीक है। ओके, अब आपका काम है कि आपको देखना है कि डाउन संलक्षण क्या होता है और फेनाइल केटोन्यूरिया क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉलेज आपकी जो इंपॉर्टेंट थी, क्लीन फिल्टर संलक्षण एंड टर्नर संलक्षण क्या होता है, वो हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये भी क्लियर कर देंगे आगे एडवांस बैच में। ऑलराइट, ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। 2017 का पेपर चल रहा है हमारा, है ना, उसको हम कवर कर रहे हैं पूरे PYQ पेपर 3 का, ये पेपर 3 का सवाल है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल, टेक केयर, साइको प्रोफेसर।